आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मंगलवार 7 मई को वोटिंग जारी है। इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ 7, गोवा 2, गुजरात की 26, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4 और दमन और दीव की 2 सीटें शामिल हैं। बता दें कि इस तीसरे चरण में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17.24 करोड़ वोटर्स करेंगे। देश में जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निकलें और वोट करें। उन्होंने कहा कि याद रहे, यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। देश में जारी तीसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपना वोट डाला। बता दें कि अहमदाबाद गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट से बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की ओर से सोनल पटेल चुनावी मैदान में हैं। वहीं वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल लोकतंत्र का उत्सव पूरी दुनिया में है। लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है, हमारे देश में दान का एक महत्व है। उसी भाव से देशवासी अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। झारखंड के रांची में ईडी ने छापेमारी के दौरान 32 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद करने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के साथ ही निजी सचिव के घरेलू सहायक को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। वहीं आज दूसरे दिन भी ईडी कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि जांच एजेंसी ने कल सोमवार को आलमगीर आलम के सचिव से कथित रूप से जुड़े घरेलू सहायक के कई परिसरों की तलाशी के दौरान 35.23 करोड़ रुपए की नकदी और कई आधिकारिक दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में लिप्त प्रज्वल रेवन्ना को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी को इस मामले की जानकारी थी और उन्होंने तब भी एक अपराधी के लिए वोट करने की अपील की। इसके लिए प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब इस बीच मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। ऐसे अत्याचारियों को सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चूंकि यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि रेवन्ना के कृत्यों के वीडियो से साफ है कि यह तब के हैं जब जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी। वीडियो एकत्र किए गए। वो कलिकगांव के क्षेत्र में मतदान के बाद वीडियो खास मकसद से इस्तेमाल किए, जारी भी तब किए जब प्रज्वल को देश से बाहर भेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार को जानकारी थी तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए था, हवाई अड्डे पर चौकसी रखनी चाहिए थी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। दरअसल अब खबर सामने आ रही है कि उनके खिलाफ प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक चंदा लेने का आरोप लगा है। वहीं मामले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एनआईए से इसकी जांच कराने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल सचिवालय के अनुसार विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने 1 अप्रैल को पेन ड्राइव के साथ एलजी सक्सेना को शिकायत की थी कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान समर्थक आतंकी समूह से 1.6 करोड़ डॉलर लिए हैं। यह धन कथित तौर पर 1993 के दिल्ली बम धमाके में सजा याफ्ता देवेंद्रपाल भुल्लर की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। उपराज्यपाल ने पत्र में आगे लिखा कि शिकायतकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की फॉरेंसिक जांच के साथ मामले की व्यापक पड़ताल जरूरी है। मामला गंभीर है क्योंकि शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ है। एलजीवी के सक्सेना की केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा आरोप लगाती है
2022 में हुए पंजाब चुनाव के दौरान भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। उस समय जांच भी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर चुनाव से पहले केजरीवाल पर इसी प्रकार के आरोप लगाना भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र बन गया है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक 2 साल पहले इसी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और अदालत ने इसे पहली नजर में खारिज कर दिया था। तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने जगदीश शर्मा की दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पूरी तरह से तुच्छ है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का अंतिम लक्ष्य वंचितों का आरक्षण छीन उसे 0% करना है, मगर हम 50% आरक्षण सीमा तोड़कर देश में सामाजिक न्याय करके दिखाएंगे, यह कांग्रेस की गारंटी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही वे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से आरक्षण छीन लेंगे। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को राज्य के वर्तमान सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ अपने भाषणों में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। इस दौरान चुनाव आयोग ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी दोनों की निंदा की। आयोग ने दोनों ही नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस बीच चुनाव आयोग ने अपने आदेश में चंद्रबाबू नायडू को भविष्य में अपने सार्वजनिक बयानों में सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं वाईएसआरसीपी प्रमुख और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की निंदा करते हुए आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों से जुड़े मामले में यह पाया गया कि राजनीतिक चर्चा के दौरान दिए गए बयान मुख्यमंत्री के उच्च सार्वजनिक पद पर बैठे नेता के अनुरूप नहीं है। ऐसे में आयोग वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कड़ी निंदा करता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होते हुए नजर आ रही है तो उन्हें भारतीय वायुसेना के काफिले की गाड़ियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका जवाब देना चाहिए। पिछले 4-5 साल से ऐसे इलाके आतंकवाद की चपेट में आ गए हैं जिन्हें हमने आतंकवाद से लगभग पूरी तरह आजाद किया था। इजराइल और हमास में संघर्ष विराम को लेकर चल रही शांति वार्ता अब खत्म हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास के युद्ध विराम प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह डील पर आगे की बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को काहिरा भेजने की तैयारी कर रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास ने जिस डील पर सहमति जताई है वह इजराइल की मांगों से कोसों दूर है। आपको बता दें कि हमास ने जिस प्रस्ताव को मानने का ऑफर दिया है उसकी मध्यस्थता मिस्र और कतर कर रहे थे। हालांकि इस युद्ध विराम प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इस बीच खबर सामने आ रही है कि इजरायली सेना ने रफा में हमले शुरू करने की घोषणा की है। आईडीएफ ने कहा है कि वह हमास के खिलाफ रफा में टारगेटेड हमले कर रहा है। रफा में बड़ी संख्या में रह रहे शरणार्थियों को कहा गया है कि वे उन स्थानों को खाली कर अन्य राहत कैंपों में चले जाएं। इजराइल ने खान यूनिस के पास के कैंप से 1 लाख लोगों को निकलने का आदेश दिया है। आईपीएल 2024 का 55वां मुकाबला कल सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी मुंबई इंडियंस ने 17.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई अपनी इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 10वें से 9वें स्थान पर पहुंच गई है, तो वहीं एसआरएच 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 7 मई को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 74,000 के पास खुला है। वहीं इससे पहले कल सोमवार को सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर 73,895 पर बंद हुआ था। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 48,875 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।